आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जूस की दुकान पर बर्तन धो रहे लांस नायक सतवीर सिंह दिल्ली के मुखमेलपुर गांव में रहते हैं। कारगिल युद्ध के दिल्ली से इकलौते जाबाज हैं। 19 साल बीत गए, पैर में आज भी पाकिस्तानी गोली फंसी हुई है। सतवीर सिंह चल फिर नहीं सकते, बस बैसाखी ही एक सहारा है। जब हमारे संवाददाता वाजिद अली ने सतवीर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि दुश्मनों से तो लड़ लोगे, लेकिन देश के हुक्मरानों की गलत नीतियों से लड़ना इतना आसान नहीं है। सतवीर सिंह सरकार की उपेक्षा के कारण हाइपर टेंशन का शिकार हो गए हैं। आइए जानते हैं सतवीर सिंह को काफी करीब से। 1999 का वो कारगिल युद्ध, कहने को तो कारगिल युद्ध भारत के लिए विजय दिवस का तौर है, लेकिन जिस तरीके से कारगिल युद्ध के अंदर जवान शहीद हुए या कुछ लोगों को गोलियां लगी थी, वो जवान जब ऐसी ज़िंदगी जीते हैं कि उनके घर में खाने को रोटी नहीं होती और जूस की दुकान पर काम करते हैं, तो काफ़ी अफसोस होता है। 19 साल वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार है कई ऐसे जवानों के लिए कुछ नहीं करती है। ऐसे ही हमारे साथ जवान बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, जिनका नाम है सतवीर सिंह जी। सतवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। जी थैंक यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, 19 साल कारगिल युद्ध को हो गए हैं, तो किस तरीके से आप उसे याद करते हैं? जी, याद एक सैनिक होने के नाते जो हमारा फ़र्ज़ बनता था वो हमने कारगिल में निभाया, ईमानदारी के साथ निभाया। लेकिन जो कारगिल का युद्ध था वो 50 दिन में ख़त्म हो गया। कुछ नेता, कुछ लोग इस देश के अंदर इस तरीके के हैं जो किसी भी चीज़ को मानने से इनकार करते हैं। जैसे कि मैंने कारगिल का युद्ध लड़ा, वहाँ हमने विजय प्राप्त की। यहाँ आने के बाद सरकार ने, अधिकारियों ने काफ़ी कई घोषणाएं की, लेकिन उन्होंने एक भी कार्य अपने वादे के अनुसार नहीं किया। बाकी हमने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई, क्योंकि देशवासियों को हम पर पूरा भरोसा है और हमें भी देशवासियों पर पूरा भरोसा था कि अगर हम यहाँ पर शहीद भी हो जाएंगे तो पूरा देश मिलकर हमारे परिवार की देखरेख करेगा। लेकिन उस वक्त क्या माहौल था? जिस वक्त युद्ध शुरू होने वाला था, आपने अपने परिवार को बताया होगा, तो उस वक्त का जो माहौल था बॉर्डर का, वो क्या था? वो माहौल बहुत ही डेंजरस था जी, क्योंकि कारगिल की लड़ाई विश्व की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। वहाँ के जो पहाड़ थे, दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था, उसको मार भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हमें आवश्यकता पड़ी और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो वहाँ का माहौल शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। जो हमने ग्राउंड पर देखा है वो एक असंभव लड़ाई थी, फिर भी हमने वहाँ पर विजय प्राप्त की। आपके पैर में जिस वक्त गोली लगी तो कितने दिन के बाद परिवार को पता चला कि आप घायल हैं? और जब घायल होने के बाद अपने घर आए होंगे तो सरकार ने, आपने जैसा बताया, आश्वासन दिया, तो कौन कौन से वादे सरकार ने पूरे किए? जी, गोली लगने के लगभग 12 दिन बाद मेरे परिवार को पता चला, क्योंकि श्रीनगर में गोली लगी। मेरे को पहले बेस हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद आर्मी हॉस्पिटल श्रीनगर में रखा गया। 9 दिन बाद वहाँ से फिर दिल्ली लाया गया। फिर दिल्ली से जब बेस हॉस्पिटल में मैं गया तो हमारे रिकॉर्ड के द्वारा हमारे बच्चों को पता चला। फिर हमारे माँ बाप, भाई बहन सब हॉस्पिटल में मिलने के लिए आए। उसके बाद सरकार के जितने भी मंत्री थे सभी मीडिया को लेकर के मेरे पास फ़ोटो खिंचाने तो आ गए, वहाँ वादे भी किए, लेकिन मेरा लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक मेरा आर्मी हॉस्पिटल में इलाज चला। मैं पूर्णतः ठीक नहीं हो सका तो उन्होंने इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस यानी कि मेडिकल ग्राउंड पर घर भेज दिया। तब तक काफ़ी समय बीत चुका था। उसके बाद मैंने जो वायदे किए थे उसके मुताबिक कोशिश करते करते अब 19 साल बीत गए, लेकिन मेरी एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि जूस की दुकान ही खोलनी पड़ी? ज़्यादा मेहनत का काम मैं कर नहीं सकता। बच्चे थे, जब गोलियां लगी छोटे छोटे थे। अभी एक बच्चा पढ़ता है, एक जो है अपने काम पर है, उसकी लगभग 29 साल एज हो गई। और अभी घर खर्च चलाने के लिए, अभी दिल्ली एक क्लास सिटी है, यहाँ पर हर चीज़ महंगी मिलती है, बिजली, पानी, हर चीज़ पेमेंट खरीदनी पड़ती है।
तो उसको देखते हुए मैंने यही देखा कि फ्री बैठे बैठे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ 100 रुपये 200 रुपये पर डे भी मैं कमाऊंगा, कुछ तो सहारा लगेगा। इसलिए मैंने जूस की दुकान खोला। हम जब गांव के अंदर आए, लोगों से बातचीत भी की, तो गांव वालों ने बताया कि जब आप वापस आर्मी से आ गए थे गोली लगने के बाद, उसके बाद भी आपने गांव के लिए कई सारे काम किए। क्या कौन कौन से काम? जी, एक तो समस्या थी, गांव के नाम से कोई मंदिर नहीं था। उस मंदिर को लगभग गांव ने नकार दिया था कि ये मंदिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि थी तो वो ज़मीन कभी गांव की, लेकिन किसी मंत्री ने अपने स्वार्थ में उसको सरकार के खाते में लिखवा दिया था। तो गांव जब पीछे हट गया तो मैंने फिर उस टास्क को मैंने संभाला, और मैंने अकेले ने वहाँ पर 2 साल तक प्रयास करके एक एक ईंट उठा करके उस मंदिर का निर्माण करवाया। आज वो मंदिर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और 3 बीघे वो ज़मीन है, और पूरे गांव को फिर वहाँ पर एक जगह बैठा करके हमने सभी जातियों में आपस में तालमेल करवाया। ये काम हमने किया। क्या कहना चाहेंगे कि शहीदों के परिवारों को सरकार याद नहीं करती है? इसके अलावा जो लोग घायल हो जाते हैं जवान, उनके परिवारों को याद नहीं करती है, तो सरकार से किस तरह की गुहार लगाना चाहते हैं? जी, सरकार से ये है कि जो शहीद हो जाते हैं उनको एक बार कुछ दे करके उनको खुश कर देती है। जैसे एक पेट्रोल पंप दे दिया, उसका परिवार पेट्रोल पंप से परिवार नहीं, उसके रिश्तेदार भी फलते फूलते हैं। और एक जो घायल सैनिक है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको एक छोटा सा मुआवजा दे करके उसको पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन जो घायल का परिवार है उसका परिवार टूट जाता है। शहीद होने वाला तो सैनिक शहीद हो गया, उसके रिश्तेदार, उसका परिवार, उसका घर कुनबा वो तो फलता फूलता है। लेकिन एक घायल सिपाही का परिवार ना तो वो पढ़ पाता, ना कहीं मजदूरी नौकरी कर पाता। अभी मेरे को 6 महीने साल में, तब से मैं गोली लग करके घर आया हूँ, साल में 6 महीने मेरे को मिलिट्री हॉस्पिटल में बिताने पड़ते हैं। अब वो बच्चे मेरे को संभालेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे या मजदूरी करेंगे, क्या करेंगे? वो जैसा था वैसा भी नहीं रहता, उसकी स्थिति और भी ज़्यादा गिर जाती है। और उस सैनिक के दिमाग पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक बहुत ज़्यादा चोट पहुंचती है कि जब उसको किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती। ना बच्चों को नौकरी, ना संविधान के मुताबिक पहले ज़मीन का टुकड़ा देकर सम्मानित करते थे। मेरे को 1 एकड़ ज़मीन दी भी गई दिल्ली में, लेकिन उसको 4 साल बाद छीन लिया। जब मैंने उसमें खून पसीना बहाकर जो आर्मी में पैसा कमाया था, वो पूरा पैसा मैंने उस ज़मीन में लगा दिया। उसके बाद 4 साल बाद वो ज़मीन का टुकड़ा मेरे से छीन लिया, क्योंकि नेता लोग चाहते थे कि इससे ब्लैंक पेपर पर साइन करा के एक रोटी में से एक टुकड़ा तो इसको दे दे, पूरी रोटी को हम खा जाएं। वो मैं चाहता नहीं था। यानी सैनिकों के साथ भी भ्रष्टाचार किया जाता है। नेता लोग सिर्फ साल में 2 बार 3 बार सही स्मारकों पर 4-4 फूल चढ़ा करके लोगों से वाई लूटते हैं। लेकिन किसी मेरे जैसे सैनिक के घर या कि कोई शहीद सैनिक है, उसको वायदे कर रखे तेरे के बच्चे को नौकरी देंगे, इसके बच्चे के लिए वो करेंगे, इस प्रकार का सरकार के पास कोई भी वो नहीं है कि वो उनकी जो है देख रेख कर सके। आपको अफसोस होता है कि आपने देश के लिए इतना किया? नहीं, मेरे को अफसोस नहीं होता, क्योंकि हम भर्ती ही इसलिए हुए थे और देश का नमक खाया था हमने, देश का अन्न खाया, देश के पैसे से हम अपने बच्चों को पाल रहे थे। उसमें मेरे को कोई अफसोस नहीं हुआ। जान भी चली जाती तो कोई भी गम नहीं, आज भी हम तैयार हैं। लेकिन दुख इस चीज़ का है कि जब सैनिक पूरे देश के भरोसे गोलियों के सामने सीना लगा कर खड़ा हो जाता है, अपना बलिदान दे देता है, शहीद हो जाता है, वो सिर्फ इसी भरोसे कि मेरे परिवार को पालने के लिए पूरा देश 135 करोड़ लोग हैं, वो पीछे परवाह नहीं करता। लेकिन जब ऐसी स्थिति का मैसेज उनके पास जाएगा तो वो क्या करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो नेता लोग हैं ना, ये सैनिकों पर राजनीति करते हैं। एक तो राजनीति ना करें, दूसरा कोई वायदा नहीं करें। सैनिक ने फिर भी वही ड्यूटी करनी है, उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सैनिक अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएगा। देश में ये भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा, नेता लोग इसका फ़ायदा उठाते रहेंगे, हमारे जैसों को कुछ नहीं होना। 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का दिन जी। तो इस दिन कोई मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को? क्योंकि बहुत सा नौजवान तबका ऐसा है जो आर्मी या फौज के अंदर जाने को तैयार नहीं है। देखो जी,
पहले हम छोटे छोटे थे तो देश में एक नारा लगाया जाता था। सन 71 की लड़ाई में मैं 6 साल का था। गांव में बड़े बुजुर्ग एक लकड़ी में 3 रंग का कपड़ा बांध करके हमें देते थे और गांव में मोर्चे खुदे हुए थे। जहाज आते थे बम डालने के लिए, घरों में लाइट शाम को बंद कर दी जाती थी। तो लोग बोलते थे पूरे गांव में पहले तो नारा लगाओ, जय जवान जय किसान, उल्लू का पट्टा पाकिस्तान। और उसके बाद सबको देखो, किसी के घर में लाइट नहीं जल रही हो, किसी का चूल्हा नहीं जल रहा हो। तो उस चीज़ से, उन बड़े लोगों से हमने वो सीख मिली, देश के प्रति हमारे अंदर जुनून पैदा हुआ। अब क्या है कि किसान का बेटा ही सेना में भर्ती होता है और कोई नहीं होता। आप कहीं जाकर देख लो, किसी से पूछ लो, सेना में सिर्फ किसान का बेटा ही भर्ती होता है। वहाँ से रिटायर आने के बाद वो किसान बन जाता है। इसीलिए ये नारा किसी ने दिया था ना, बहुत सोच समझ कर दिया था, जय जवान जय किसान, उल्लू का पट्टा पाकिस्तान। ये जो सैनिक और किसान है ना, ये देश की एक ऐसी धरोहर है, अगर इसके साथ अनदेखी करेंगे ना तो इस देश का भला नहीं होगा। एक दिन ये ज़रूर गुलाम होगा और फिर इसका जवाब ना तो ये नेता देंगे और ना देश की जनता देगी। तो ये जो धरोहर है ना देश के पास, किसान और जवान, इसको संभलवाओ आप लोग। इसको जो है एक हीरा नगीना समझ करके इसको सहेज कर रखो, नहीं तो कुछ लोग अपनी राजनीति के चक्कर में इस देश को बर्बाद कर देंगे, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, और देश को तोड़ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी देश के अंदर सैनिक शहीद होता है ना, उसका सम्मान नेता के हाथों नहीं होना चाहिए, किसी महान आत्मा के साथ, जो जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून हो, जिसको वोट से कोई लालच नहीं हो, जो राजनीति से दूर हो। उस आदमी से उसको सम्मान मिलना चाहिए, वो उसके लिए और भी ज़्यादा गौरव महसूस कराएगा। बाकी ये नेता लोग तो सिर्फ अपनी रोटी सेकते हैं। जब मेरी गोली लगी, एक भी नेता ऐसा नहीं बचा पूरे हिंदुस्तान में जो मेरे से मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन आज एक भी नेता आकर के नहीं देख रहा उसकी क्या हालत है, क्या हमने करना चाहिए। एक रक्षा मंत्री झूठे बयान दे रही है, हम इसको इतनी पेंशन दे रहे हैं, हमने इसको सब कुछ दे दिया है, मैंने विद सबूत के सब कुछ पेश किया है, उसके बाद भी कोई हलचल नहीं है। 15 अगस्त पर क्या मैसेज दूँ? वही लोग हैं, स्कूलों में जाएंगे, ट्रस्टों में जाएंगे, स्टेडियमों में जाएंगे, लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, जनगण मन गाएंगे, देश आज़ाद है। आज़ादी के असली मायने पता ही नहीं। अब जूस की दुकान चलाते हैं, तो जूस की दुकान पर जब लोग आते होंगे जूस पीने के लिए, तो जब कहते होंगे यही वो फौजी अंकल हैं, यही वो फौजी चाचा हैं जिन्होंने कारगिल के अंदर मेरी दुकान पर जो भी बच्चा, जो भी खिलाड़ी, जो भी आदमी जूस पीने के लिए आता है, सबसे पहले कदम ठोक कर मेरे को जय हिंद बोल करके सलूट मारता है और पूरे इज्जत सम्मान करता है। लेकिन उनको भी इस चीज़ का अफसोस होता है कि एक सैनिक जूस बेचता है, ये अच्छी बात नहीं है। आम आदमी, हर बच्चा यही बोलता है कि अंकल या चाचा, जो भी मैं रिश्ते में लगता हूँ, कि आप इस बात को जो मैंने जो सब्जेक्ट उठाया है, इसको कहीं तक लेकर चलो, हम नहीं, पूरा देश आपके साथ है। अब मेरी जितनी औकात है उतना मैंने जो है इस बात को पूरे देश में फैलाया है, बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया है। लेकिन ये सरकार बहरी है, अंधी है, गूंगी है, जानबूझ करके, देखते हुए समझते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रही। इसलिए देश के नाम से तो यही मैसेज है, जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जो इन्होंने हमारे लिए कुर्बानी दी है, उनको नमन करो और जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहो। तो ये था हमारे साथ बातचीत करने के लिए सतवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है बड़ा गर्व महसूस होता है जब फौज के अंदर गए थे, गोली खाई थी, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि वापस आने पर सरकार जो इन्होंने कारनामे किए हैं उसे अनदेखी करती है। कैमरा पर्सन राजेश तिवारी के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।